नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की देश की कृषि प्रगति की समीक्षा बैठक। किसानों से चना, मसूर, उड़द एवं अरहर की खरीद के संबंध में दिए निर्देश। कहा कि देश में चावल और गेहूं का स्टॉक बफर मानक के मुकाबले काफी ज्यादा। किसानों को भुगतान में नहीं होनी चाहिए देरी। शिवराज सिंह ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विकसित खेती, समृद्ध किसान और गांव में गरीब का कल्याण है हमारा लक्ष्य। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11,65,000 घर किए स्वीकृत। भारत ने चालू विपणन वर्ष में चीनी निर्यात में पार किया 4 लाख टन का आंकड़ा। सोमालिया को भेजी गई सबसे ज्यादा 92,758 टन चीनी। अफगानिस्तान, श्रीलंका और जिबूती को भी बड़ी मात्रा में निर्यात। बिहार सरकार स्टिक मल्च लगाकर खेती करने वाले किसानों को देगी 50% अनुदान। मल्च तकनीक से खेतों में नमी, खरपतवार नियंत्रण और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मिलती है मदद। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के कृषि भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कृषि क्षेत्र की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक की और वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने किसानों से चना, मसूर, उड़द एवं अरहर की खरीद के संबंध में निर्देश देने के साथ ही अधिकारियों से कहा कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि किसानों को उनकी उपज खरीद का भुगतान होने में देरी नहीं हो। वहीं ये भी बताया गया कि देश में चावल और गेहूं का वास्तविक स्टॉक बफर मानक के मुकाबले काफी ज्यादा है। समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री ने चना, मसूर, उड़द व अरहर की खरीद के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए इस संबंध में राज्यों को विशेष जोर देने को कहा ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में आला अधिकारियों को बताया कि धान, दलहन, श्री अन्न, मोटे अनाज व तिलहन की उपज में प्रगति हुई है। ग्रीष्मकालीन बुआई के मौसम में 2 मई तक धान की बुआई में पिछले वर्ष की तुलना में 3.44 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है, तो वहीं दलहन की बुआई में भी 2.20 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। मूंग व उड़द के रकबे में भी 2 मई 2025 तक क्रमशः 1.70 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। शिवराज सिंह ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विकसित खेती, समृद्ध किसान और गांव में गरीब का कल्याण हमारा लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि खेती के क्षेत्र में किसानों के कल्याण के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास विभाग भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में और मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बेहतर काम कर रही है। शिवराज सिंह ने कहा कि यहां नई सरकार बनने के बाद हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11,65,000 घर स्वीकृत किए। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है और इन घरों को तेजी से बना रही है, लेकिन अभी 3 लाख से ऊपर घर बचे हुए हैं। और आपने देखा कि इस सरकार ने आने से पहले तक 5 साल पहले कितना अन्याय हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान दिए। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। विकसित भारत के लिए विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विकसित खेती, समृद्ध किसान और गांव में भी गरीब का कल्याण, यह हमारा लक्ष्य है। और डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और हमारे युवा कर्मठ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बेहतर काम कर रही है। खेती के क्षेत्र में
किसानों के कल्याण के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास विभाग भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद अभी पहले हमने 11,65,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के घर स्वीकृत किए थे। मुझे खुशी है छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है, इन घरों को तेजी से बना रही है। लेकिन अभी 3 लाख से ज्यादा घर बचे हुए हैं। नाम तो सूची में है लेकिन मकान आवंटित नहीं हुए। हमने कहा था हर एक को घर देंगे, बचे हुए लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास स्वीकृत किए जा रहे हैं। कल पूरी सूची संतृप्त हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा। उसके बाद भी कोई बच गया हो, सूची में नाम ही नहीं आया हो, तो नया सर्वे भी चालू है। आपकी जिंदगी बेहतर बनाना ये मोदी सरकार का लक्ष्य है। वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान आज रायपुर में राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की और इसके साथ ही वहां अंबिकापुर में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राज्य में नवनिर्मित 51,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेश भी कराया। भारत ने चालू विपणन वर्ष 2024-25 में अप्रैल माह तक 4.24 लाख टन चीनी का निर्यात किया है और इसमें 92,758 टन की अधिकतम खेप सोमालिया को भेजी गई है। भारत में विपणन वर्ष 2024-25 के लिए चीनी निर्यात की अनुमानित इस साल 20 जनवरी तक दी गई थी और अनुमति इस साल 20 जनवरी तक दी गई थी। निर्यात के लिए अनुमति की कुल मात्रा 10 लाख टन है। अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ के मुताबिक मिलों ने चालू विपणन वर्ष में 30 अप्रैल तक कुल 4.24 लाख टन से अधिक चीनी का निर्यात किया है। इसमें से सफेद चीनी का निर्यात 3.27 लाख टन, परिष्कृत चीनी का 77,603 टन और कच्ची चीनी का 18,514 टन रहा है और अब तक किए गए कुल निर्यात में से अधिकतम खेप सोमालिया को 92,758 टन और उसके बाद अफगानिस्तान को 66,927 टन, श्रीलंका को 60,357 टन और जिबूती को 47,100 टन की खेप भेजी गई है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही पानी का व्यय कम करने के लिए सरकार खेती की आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दे रही है और इसी कड़ी में बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों को प्लास्टिक मल्च लगाकर खेती करने के लिए अनुदान दिया जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार किसानों की आय में वृद्धि, जल संरक्षण और फसल उत्पादकता में सुधार हेतु निरंतर आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा दे रही है और इसी क्रम में सरकार ने प्लास्टिक, जूट एवं एग्रो टेक्सटाइल मल्च अवयव के उपयोग को राज्य के सभी जिलों में लागू किया है। इस योजना के अंतर्गत प्लास्टिक मल्च को अपनाने हेतु किसानों को 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की एक मुश्त इकाई लागत पर 50% सहायता अनुदान दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि मल्च तकनीक के माध्यम से खेतों में नमी बनाए रखने, खरपतवार नियंत्रण और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में सहायता मिलती है। ये तकनीक विशेष रूप से सब्जियों, फलदार वृक्षों और फूलों की खेती में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई है। कृषि मंत्री ने बताया कि ये पहल किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने और फसल उत्पादन की निरंतरता बनाए रखने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि ये योजना राज्य के सभी जिलों में लागू की जाएगी, जिससे हर क्षेत्र के किसान इसका लाभ उठा सकें।
गेहूं की सरकारी खरीद के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य पर इस साल 175 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस राशि देने का निर्णय लिया गया है और इसके चलते इस साल किसानों ने बढ़ चढ़कर गेहूं खरीद में हिस्सा लिया। पिछले साल जहां मध्य प्रदेश में किसानों से मात्र 38,38,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद की गई थी, तो वहीं इस साल किसानों ने सरकार को 77,74,000 मीट्रिक टन गेहूं बेचा है। इस संबंध में मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि किसानों के हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा के परिणाम स्वरूप इस वर्ष लगभग 9 लाख किसानों ने 77,74,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हुआ है, जबकि पिछले वर्ष 48,38,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हुआ था। गेहूं के उपार्जन में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर रहा है। मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं ताकि फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जा सके और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने राज्य में हरी खाद को बढ़ावा देने और किसानों की रासायनिक खाद पर निर्भरता से मुक्त करने के उद्देश्य से एक बड़ी योजना की घोषणा की है। योजना के तहत अब से जो भी किसान अपने खेतों में ढैंचा की खेती हरी खाद के लिए करेंगे, सरकार उन्हें नकद प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान राशि देगी। किसानों को ये राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में दी जाएगी। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ढैंचा उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ढैंचा एक प्राकृतिक खाद है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, नमी बनाए रखने और उत्पादन लागत घटाने में सहायक है। ये योजना पहली बार प्रदेश भर में लागू की जा रही है, जिससे हजारों किसानों को लाभ होगा। मई महीने के दूसरे हफ्ते में देश भर के मौसम में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों के दौरान देश के कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान और लू का असर देखने को मिलेगा। कई राज्यों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज से झारखंड में लू चलने की संभावना है, तो वहीं अगले 1-2 दिन में उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में भी लू का प्रकोप बढ़ सकता है और इसके साथ ही निकोबार द्वीप समूह में आज भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है और इसके अलावा अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिम, मध्य और दक्षिण प्रायद्वीप भारत में भी गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है, तो वहीं पूर्वोत्तर भारत में भी अगले कुछ दिन में गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। और अगर मानसून की बात करें तो अंडमान सागर, दक्षिण बंगाल की खाड़ी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में आज से दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के हालात अनुकूल हैं। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में केले की आवक सामान्य रही। 12 मई को इसके भाव में तेजी का रुख रहा, जबकि कुछ मंडियों में भाव टूटे तो कुछ में केले का कारोबार बिना किसी फेरबदल के साथ हुआ। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार केरल की पुल्लपल्ली मंडी में 10 मई को इसका भाव रहा 3,600 रुपए, जो कि 12 मई को 100 रुपए उछलकर 3,700 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत मंडी में भी केले का कारोबार मामूली मजबूती के साथ हुआ। यहां 10 मई को केले की खरीद 2,790 रुपए पर हुई। 12 मई को यहां इसका भाव 6 रुपए बढ़कर 2,796 रुपए हो गया, जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान केले के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 10 और 12 मई को केला बिना किसी बदलाव के 2,500 रुपए पर बिका। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में 12 मई को केले का कारोबार 100 रुपए टूटकर 2,800 रुपए से 2,700 रुपए पर हुआ। बता दें कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात का हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं आंध्र प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां केले की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ की मुख्य फसल केला है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहाँ केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में केले की कुल पैदावार में लगभग 67% का योगदान दिया था। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के कारोबार में उतार चढ़ाव का रुख रहा। वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव में कोई अंतर नजर नहीं आया। एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में मक्का के सौदों में कमजोरी देखने को मिली। यहां 10 मई को मक्का का भाव 2200 रुपए था, जो 12 मई को 200 रुपए गिरकर 2000 रुपए प्रति क्विंटल रह गया। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहां मक्का का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहां 10 मई को मक्का का भाव 2200 रुपए था। 12 मई को इसमें 10 रुपए की बढ़त हुई और भाव 2210 रुपए हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश के अलीगंज मंडी में भी मक्का की खरीद तेजी के साथ हुई। यहां 10 मई को मक्का का भाव 2255 रुपए रहा, जो 12 मई को 10 रुपए चढ़कर 2265 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में बीते 2 दिन यानी 10 और 12 मई को मक्का का भाव 2550 रुपए प्रति क्विंटल पर बना रहा। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 372,50,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 376,65,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 4,15,000 टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की और देखते हैं कि किसान इस मौसम में किस तरह से अपनी खेती का ख्याल रख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। लद्दाख के लेह के किसान इस मौसम में गेहूं और जौ की बुवाई जारी रखें। यहां इस समय प्याज, गोभी, फूल गोभी और टमाटर की नर्सरी लगाई जा सकती है। जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों के किसान प्याज और लहसुन की पकी पौध की खुदाई कर लें। यहां के मध्यवर्ती इलाकों के किसान मक्का की बुवाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में ही किसान टमाटर और खीरे के नए पौधों का रोपण भी कर लें। जम्मू कश्मीर में समशीतोष्ण इलाकों के किसान भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के उच्च पहाड़ी इलाकों में किसान मटर की बुवाई कर सकते हैं। वहीं यहां के मध्य पहाड़ी इलाकों में किसान लहसुन की पकी पौध की खुदाई कर लें। साथ ही यहां के किसान भिंडी और आलू के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। यहां इस समय टमाटर और बैंगन के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में किसान धान की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। यहां इस समय चौलाई की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहां के किसान अदरक के नए पौधों का रोपण भी कर लें। पंजाब के पश्चिमी इलाकों के किसान बीटी और देसी कपास की बुवाई 15 मई तक पूरी कर लें। यहां इस समय धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। पंजाब में ही किसान मक्का और हल्दी की बुवाई भी कर सकते हैं। हरियाणा के किसान मूंग की अच्छी पैदावार के लिए आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई कर लें। वहीं राजधानी दिल्ली के किसान अरहर और कपास की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह आदमपुर एयरबेस पर जवानों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उन्होंने वहां जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के पोस्टर लगाए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि अभी सिर्फ इसे स्थगित किया गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत परमाणु ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने विश्व को ये स्पष्ट संदेश भी दिया है कि आतंकवाद एवं व्यापार तथा आतंकवाद एवं बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे का खंडन किया है जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को ये कहकर रोक दिया कि वह दोनों देशों के साथ बहुत अधिक व्यापार करने वाले हैं। भारत पाकिस्तान की बातचीत के बाद बॉर्डर से लगे जम्मू कश्मीर में आज सुबह हालात सामान्य दिखाई दे रहे हैं। राजौरी और जम्मू शहर में लोग सामान्य गतिविधियों में व्यस्त नजर आ रहे हैं। एयर इंडिया ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज की कुछ फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी करते हुए एयर इंडिया ने एक्स पर जानकारी दी। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई विराट कोहली की कलाकृति। अविस्मरणीय यादों, बेमिसाल जुनून और भारतीय क्रिकेट में अपने द्वारा लगाए गए गौरव के लिए विराट कोहली को धन्यवाद दिया गया। आपकी विरासत हमेशा अमर रहेगी। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।